हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू टैब। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं इन योर जैफ फाउंडेशन सीरीज, दैट इज टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ये जो टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का पार्ट है। तो जो ये सीरीज है जैफ फाउंडेशन सीरीज, इसमें हम पूरा वीक आपके लिए हर रोज एक टॉपिक लेके आते हैं और हर टॉपिक के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। तो 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं जो कि आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। आज हम टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिपॉजिट क्या होता है। जब आप बैंक में जाते हैं, कुछ भी पैसे जमा करवाते हैं, तो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में। तो डिपॉजिट्स मल्टीपल टाइप के होते हैं कि आपने पैसा जमा कराया, किस फॉर्म में करवाया। क्या आपका वो एक टाइम डिपॉजिट है या वो आपका एक डिमांड डिपॉजिट है। जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स रहते हैं, इसके नाम से ही पता लगता है ये वो पैसा है जो आप कभी भी बैंक से जाके डिमांड कर सकते हो कि आपको अभी चाहिए, आप अभी डिमांड कर सकते हो, आपको कल चाहिए आप कल डिमांड कर सकते हो। इसमें कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है प्री डिटर्मिन्ड कि ऑन डिमांड आप बैंक से पैसे मांग सकते हो। आजकल तो बहुत तरीके हैं कि बैंक में नहीं जाना पड़ता, यूपीआई, गूगल पे, आप आराम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जो आपके टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट आपके एक प्री डिटर्मिन्ड मेच्योरिटी पीरियड के लिए होते हैं कि इतने टाइम तक वो पैसा आपका बैंक में रहेगा, उससे पहले आप बिना पेनल्टी के विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे हमारा सबसे इंडिया में बेसिक तरीका है लॉन्ग टर्म सेविंग्स करने का, वो है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। एफडी आप हमेशा 2 3 5 साल के लिए करवाते हो। तो अगर आप एफडी को, अगर आपने 5 साल के लिए करवाया है और उससे पहले अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो डिमांड डिपॉजिट कभी भी विड्रॉ कराओ, टाइम डिपॉजिट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं। डिमांड डिपॉजिट अगर आप कभी भी विड्रॉ कराओ कोई पेनल्टी नहीं लगती है। टाइम डिपॉजिट में फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी पड़ती है अगर आप टाइम से पहले वो पैसा विड्रॉ करवाते हैं। तो अब जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें आपको इंटरेस्ट या तो मिलता ही नहीं है या फिर बहुत कम मिलता है। जैसे करंट अकाउंट एक तरीके का डिमांड डिपॉजिट है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो जो आपका टाइम डिपॉजिट है उस पे अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप पैसा कमा सकते हैं अपने डिपॉजिट पे। डिमांड डिपॉजिट में बेसिक टाइप होते हैं कासा, दैट इज योर करंट अकाउंट एंड योर सेविंग्स अकाउंट। जो आपका टाइम डिपॉजिट है इसमें है राफा, रेकरिंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये 2 अकाउंट्स आपके मेजर होते हैं टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स में। तो इनको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो करंट और सेविंग्स, कासा, इसके अलावा जहां से पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज योर ओवरड्यू डिपॉजिट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ये दोनों भी डिमांड डिपॉजिट के ही टाइप्स हैं। करंट अकाउंट बहुत ही आम यूज किया जाता है बिजनेसेस के लिए। बिजनेस एक जो होता है वो दिन में कई सौ हजारों ट्रांजेक्शन्स करता है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट ले लो, अमेजोन ले लीजिए। अमेजोन दिन में लाखों की ट्रांजेक्शन्स करता है, कभी कोई रिफंड की, कभी उनको पैसा रिसीव हो रहा है। तो अमेजोन का जो अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, जिसमें जितना चाहे पैसा आएगा, जितना पैसा जाएगा, और कुछ ओवरड्यू भी अलाउड होता है, ओवरड्राफ्ट भी अलाउड रहता है वहां पे। तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ये एक तरीके की फैसिलिटी है कि अमेजोन दिन में जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करे अपने बैंक अकाउंट से, कोई उस पर लिमिट नहीं होगी, लेकिन इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा लिक्विड है ये वाला अकाउंट। फिर आता है सेविंग्स अकाउंट। अगर आप और मैं सैलरी में से कुछ पोर्शन सेव करके रखना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पे विड्रॉ कर लो, नहीं तो पड़ा रहे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है एक बार जो पैसा आपकी जेब में वॉलेट में आ गया वो तो खर्च ही हो जाएगा। तो बैंक में जो पैसा पड़ा रहता है वो कंपैरेटिवली सेफ रहता है, सेविंग्स रहती हैं आपकी। तो सेविंग्स पे आपको करंट अकाउंट जितना अलाउड नहीं होता है कि हर टाइम आप जितना मर्जी विड्रॉ कर लीजिए, कई बार थोड़ी बहुत लिमिट्स रहती हैं, लेकिन स्टिल आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आजकल होता है कि एक बारी में एटीएम से इतनी ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती है, लेकिन अदरवाइज इट इज ऑल्सो क्वाइट लिक्विड जब आप उसको टाइम डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं। इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लो रहता है इंटरेस्ट रेट, ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, 3 4 3 4% से ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद आते हैं ओवर ड्यू डिपॉजिट्स। ओवर ड्यू के नाम से आपको याद रखना है कि ओवर ड्यू है, आपने एफडी करवाई,
2 साल के लिए, 2 साल पूरे हो गए, एफडी अब आपकी मेच्योर होके पड़ी है, आप उसको लेने नहीं आए, आप बैंक से विड्रॉ करने नहीं आए हैं और आपने रिन्यूअल का ऑप्शन भी नहीं लिया है। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि आप एफडी करवाते हो, उसमें रिन्यूअल का ऑप्शन भी रखते हो कि अगर 2 साल बाद एफडी मेच्योर होने के बाद अगर मैं पैसा विड्रॉ करने नहीं आ रहा हूँ तो इसका मतलब आप रिन्यू कर दो, आप उसको दोबारा से 2 साल के लिए और एफडी कर दो इंटरेस्ट समेत। अब यहाँ पे अगर मैंने रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं लिया, एफडी मेरी मेच्योर होके पड़ी है, तो मैं कभी भी जाके ले सकती हूँ, पर मैं अभी तक लेने नहीं गई हूँ, तो वो वाला डिपॉजिट क्या हुआ आपका, ओवर ड्यू डिपॉजिट है। क्योंकि अब एफडी तो मेच्योर हो गई है, आप कभी भी जाके ले सकते हो, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आ जाता है। फिर है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट है जिसको कोई क्लेम नहीं करने आया है पैसे को, कि डिपॉजिट पड़ा है बैंक में बहुत टाइम से, कोई भी क्लेम करने नहीं आया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है उस अकाउंट में, वो डिपॉजिट वैसे का वैसा पड़ा है, उसे भी डिमांड डिपॉजिट्स की ही कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर कोई 10 साल तक अनक्लेम्ड रहता है पैसा बैंक के पास, तो वो पैसा फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है डीईए फंड में। इसको, इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, इसे आरबीआई मेंटेन करके रखता है। तो 10 साल तक जो अनक्लेम्ड रहता है वो इस फंड में ट्रांसफर हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप 10-12 साल बाद जागो और आपको याद आए कि मुझे वो पैसे निकलवाने हैं, तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा आरबीआई के पास तब तक चला जाता है। ये तो हो गया आपके डिमांड डिपॉजिट, कि जब भी जाओ और विड्रॉ करवा लो। फिर आते हैं टाइम डिपॉजिट जो फिक्स टाइम के लिए रहते हैं, इसमें है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा कि आपको चाहिए कि मैं थोड़ा ना अच्छी सेविंग्स करना शुरू करूं। एफडी लोग कब करवाते हैं, जब 50,000 1 लाख हो जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सैलरी में से हर महीने 5 साल एक साइड पे रखूं, जिसमें मेरे को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले। हर महीने की पहली तारीख होते ही मैं 5,000 रुपए अपने आरडी में डिपॉजिट करवा दूंगी। रेकरिंग है, बार बार, यानी कि मैं उसमें डिपॉजिट करवा रही हूँ और मेरा एक फंड बनता जाता है जिसपे मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, कि मैं अगले 3 साल तक ये आरडी मेंटेन करने वाली हूँ। फिक्स डिपॉजिट में क्या है, एक ही बार में आप एक बल्क में पैसा लेके जाते हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी आपका मन हो, और आप फिक्स करवा देते हो कि अब अगले 3 साल तक मैं ये पैसा नहीं छेड़ूंगा, 3 साल तक इस पे मुझे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा। और मेचोरिटी के बाद टाइम डिपॉजिट्स में आप एक साथ भी सारा पैसा निकलवा सकते हो, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, और आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मेरे को इंटरेस्ट इनकम रेगुलरली मिलता रहे, या मैं प्रिंसिपल भी मैं इंस्टॉलमेंट्स में ही विड्रॉ करवाऊं। तो मल्टीपल टाइप की आपके पास स्कीम्स रहती हैं आरडी और एफडी के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक नए टाइप के डिपॉजिट की, जिसे आजकल फ्लेक्सी डिपॉजिट या हाइब्रिड डिपॉजिट भी बोला जाता है। हाइब्रिड डिपॉजिट एक यूनिक तरीके का डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें आपको टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों के फीचर्स ही देखने को मिल जाते हैं। कि आपके पास एक ऐसा अकाउंट हो, फ्लेक्सी एफडी हो, फ्लेक्सिबल एफडी, कि उसमें कुछ फीचर्स फिक्स डिपॉजिट के हैं, कुछ फीचर्स सेविंग्स अकाउंट के हैं। कि ऐसा भी ना हो कि अगर सेविंग्स है फिर तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, एफडी है तो वो पैसा फंस गया, बिना पेनल्टी के निकलवा नहीं सकते, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो। तो जैसे एचडीएफसी में भी आजकल स्वीप इन फैसिलिटी, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स एसबीआई में भी मिलेगा, आईसीआईसीआई में भी मिलेगा, हर जगह आपको अकाउंट्स मिलते हैं जिसमें दोनों के फीचर्स रहते हैं। कि जब एक लिमिट से ज्यादा पैसा आपके पास हो जाता है सेविंग्स अकाउंट में, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एफडी के अंदर। और अगर सेविंग्स में पैसा कम पड़ रहा है, आपको ज्यादा विड्रॉ करने की जरूरत है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो एफडी टूट जाती है और उसका पैसा आपको आपके सेविंग्स में शिफ्ट हो जाता है। तो वो 2 in 1 टाइप के अकाउंट्स हैं आपके आजकल, जिन्हें हाइब्रिड अकाउंट्स बोला जाता है। तो दोनों के फीचर्स को कैरी करते हैं। अभी तक जो हमने अकाउंट्स किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, उनमें हम इंडियंस की बात करें, इंडियन सिटीजन्स की बात करें, इंडियन रेजिडेंट्स की बात करें, लेकिन एनआरआईज जो हैं, जिनके लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनका पैसा अगर डिपॉजिट हो इंडिया में तो कैसे होगा। तो 3 टाइप के मेजर अकाउंट्स हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इन अकाउंट्स में क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में आप एज एनआरआई, मान लो मैं एनआरआई हूँ,
और मुझे पैसा जमा करवाना है इंडिया में। अगर मैं एनआरई अकाउंट यूज करती हूँ, एक्सटर्नल अकाउंट यूज करती हूँ, तो मैं डिपॉजिट करूंगी यूएस डॉलर्स की फॉर्म में, या मानो मैं कनाडा से हूँ तो कैनेडियन डॉलर्स की फॉर्म में, यूके से हूँ तो मैं पाउंड स्टर्लिंग की फॉर्म में डिपॉजिट करवाऊंगी। तो जो डिपॉजिट होता है एनआरई अकाउंट में वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रहता है, और जब मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ तो वो इंडियन रुपी की फॉर्म में होगा, कि मैं डॉलर्स में जमा करवाऊंगी, रुपीज में विड्रॉ करवाऊंगी, वो एनआरई अकाउंट में पॉसिबल है। तो ये जो अकाउंट होता है इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है एनआरआईज को, एनआरई अकाउंट में नो टैक्स इज देयर। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है। कैसे? अब मैंने जब जमा करवाया था तो यूएस डॉलर एक कितने का था इंडियन में, 70 रुपए का था, और जब मैं विड्रॉ करवा रही हूँ तब एक यूएसडी है 75 का। हो सकता है ये 65 का हो जाए कुछ दिन बाद 68 का हो जाए $1। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मुझे रिस्क रहता है ना, हो सकता है कि कभी मुझे कम रुपीज मिल रहे हैं, कभी मुझे ज्यादा रुपीज मिल रहे हैं सेम $100 के बदले में। तो रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज का, वो रहता ही है जब दोनों करेंसीज डिफरेंट होती हैं डिपॉजिट और विड्रॉल की, क्योंकि यहाँ पे यूएस डॉलर हो गया, यहाँ पे रुपी हो गया, तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क रहता है। जहां तक रीपैट्रिएबिलिटी की बात है, ट्रांसफर करने की बात है, मुझे वापस चाहिए पैसे यूएस में, तो फुली एंड फ्रीली रिपैट्रिएबल है, इस पे कोई भी लिमिट नहीं है। फिर बात करते हैं एनआरओ अकाउंट की, नॉन रेजिडेंट के लिए जो ये अकाउंट है एनआरओ, इसमें सबसे सिंपल फंडा है, इंडियन रुपी की फॉर्म में ही पैसा जाएगा, इंडियन रुपी की फॉर्म में ही पैसा विड्रॉ होगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, रुपी की फॉर्म में गया, रुपी की फॉर्म में विड्रॉ हुआ, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क ही नहीं है। 100 रुपए डाले 100 रुपए निकाले, 1000 रुपए डाले 1000 रुपए निकाले, क्योंकि करेंसी तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। फिर बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। टैक्सेबिलिटी यहाँ पे 30% है, टैक्सेबल यानी कि है, रेट तो आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, टैक्सेबल है आपका एनआरओ अकाउंट। देखो यहाँ पे फैसिलिटी दे दी इंडियन रुपी वाली, तो नीचे टैक्स भी लगा दिया, इसमें फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क भी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाया था, तो मुझे इस पे 5000 इंटरेस्ट मिला है, तो 5000 तो मैं आराम से विड्रॉ कर सकती हूँ एज एनआरआई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, लगभग अभी शायद 10 लाख की लिमिट है, तो कितना आप हर महीने या हर साल में विड्रॉ करवा सकते हैं उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट लिमिट लगा के चलती है एनआरओ अकाउंट में। फिर आता है एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट में फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट होगा, फॉरेन करेंसी में ही विड्रॉ करवाओगे आप पैसे, यानी कि अगर मैंने कनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट कराए हैं, मैं कनेडियन डॉलर्स ही विड्रॉ करवा रही हूँ। अगर मैंने यूएस डॉलर जमा करवाए हैं, मैं यूएस डॉलर ही विड्रॉ करवा रही हूँ। तो जब सेम करेंसी ही मैं डिपॉजिट करवा रही हूँ, सेम की फॉर्म में ही विड्रॉ करवा रही हूँ, तो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क तो खत्म हो गया, क्योंकि सेम करेंसी में डिपॉजिट एंड विड्रॉल है। ये अकाउंट भी टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, और फुली एंड फ्रीली रिपैट्रिएबल है, जितना आप चाहें उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है यहाँ में। ये 3 मेजर अकाउंट्स हैं आपके। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज फ्री फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क? किसमें फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं रहता है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट किसमें नहीं है, या फिर बीएनसी दोनों में, यानी कि एनआरओ और एफसीएनआर। तो टेबल में देखें फ्री कौन कौन है, एफसीएनआर और एनआरओ, ये 2 अकाउंट हैं जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो एनआरओ एफसीएनआर यानी कि बोथ बीएनसी, इसमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट कौन से? वो कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, कभी भी विड्रॉ करवा लो। दे हैव नो प्री डिटर्मिन्ड मेच्योरिटी पीरियड, नो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिमांड डिपॉजिट, के डिमांड डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दे कैन बी विड्रॉन विदाउट अ पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं है, कभी भी विड्रॉ करवाओ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड विद डिमांड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई डिमांड पे पैसा मिलता है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज नो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे कैच है, ऐसा तो होता नहीं है। अब कासा है,
करंट अकाउंट पे नहीं मिलता, सेविंग्स पे तो मिलता है ना इंटरेस्ट आपको, चाहे कम मिल रहा है, 2 3 4% मिल रहा है, मिल तो रहा है। ये तो कह रहे हैं कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है। विड्रॉ तो बिना पेनल्टी के होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। करंट अकाउंट में तो हर बार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नो, अगर यहाँ पे लिखा होता कि करंट अकाउंट पे नहीं मिलता फिर तो ठीक था, लेकिन सेविंग्स पे तो मिलता ही है, तो ये आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया? किस पे टैक्स लगता है आपका? एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, क्या सब पे टैक्स लगता है? तो लेट्स गो बैक टू दी टेबल। टैक्स फ्री कौन सा है? एनआरई, एफसीएनआर, इस पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स किस पे लगता है? एनआरओ पे लगता है। तो अब यहाँ पे हम वापस आते हैं, एनआरओ पे टैक्स लगता है। द करेक्ट आंसर इज बी। अब हम होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। अगर आप साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड डिपॉजिट्स? इसमें से कौन सा डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं है? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कासा याद रखिए, राफा याद रखिए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स याद रखिए, तो इससे आपका आंसर आराम से हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसका आंसर जरूर करेक्ट देंगे, विद एक्सप्लेनेशन देंगे तो दैट वुड बी बेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।